हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जब हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम बैंकिंग वाले पार्ट को कर रहे थे। उसमें हमने पिछली क्लास में बैंकिंग से रिलेटेड कुछ प्रावधानों को देखा था। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड दो योजनाओं को कवर करेंगे। कल जितने मैंने आपको बताया था, जितने वित्तीय प्रावधान थे उसको मैंने बताया था। आज बैंकिंग से रिलेटेड दो योजनाओं को और करने जा रहे हैं और ये दोनों योजना से 2017 के एडीओ पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये योजना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ना केवल एडीओ में इससे क्वेश्चन आता है बल्कि बाकी व्यापम और पीएससी के पेपर में भी इन योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये वीडियो में मैं आपको डेटा बताने वाला हूं, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में इतना बड़ा ब्लंडर किया गया है कि वो डेटा ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी ये डेटा को पढ़ा होगा उसको सुधार लीजिएगा। जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे से डेटा को पढ़ा है तो वह सुधार लीजिएगा। क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम आज की क्लास। और सबसे पहले पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। इससे रिलेटेड आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा सब चीज यहाँ पर कवर है। इससे बाहर इस योजना का एक पार्ट भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस योजना की औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी, लेकिन चालू 28 अगस्त 2014 को हुई है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई है। तो ये योजना क्या है? देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? हमारे देश का वह आखिरी से आखिरी नागरिक जहां पर बैंकों की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है, उन्हें बैंकों से जोड़ना। क्लियर है? यानी ऐसे हमारे देश में अभी तक कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंकिंग सुविधा का लाभ अभी तक नहीं उठा पा रहे हैं। तो सभी व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिल सके और वो बैंकों में अपना खाता खुलवा सके, उसी के लिए योजना लाई गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ये पहली बार हमारे देश में ऐसा प्रयास हुआ कि वित्तीय समावेशन का प्रयास हुआ, यानी आखिरी से आखिरी व्यक्ति बैंकिंग सुविधा प्राप्त करे, इसके लिए ये पहली बार प्रयास नहीं हुआ। इससे पहले भी प्रयास हो चुका है, लेकिन वो प्रयास और इस प्रयास में क्या अंतर है उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे। पॉइंट देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऋण, बीमा व पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। तो देखिए, चाहे आप बैंकों से ऋण ले रहे हैं, चाहे जैसे आपका बैंक खाता होगा तो आप बैंक से आसानी से ऋण ले सकते हैं। आपकी जो पेंशन मिलती है या आपकी आपका जो वेतन भी मिलता है, आजकल देखिएगा डायरेक्ट बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर डायरेक्ट बैंक में डाल देने से क्या होता है कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो जितने भी पैसे गवर्नमेंट आप तक पहुंचाना चाहती है वो डायरेक्ट बैंक खातों के माध्यम से आपके खाते में डाल देगी। तो जो बिचौलिए था, क्या होता था कि जब हम ऊपर लेवल से जब पैसा नीचे लेवल में भेजा जाता था, यानी गवर्नमेंट जब गांव क्षेत्र शहरों में पैसा भेजती थी गरीबों के लिए, तो वो पैसा 100 रुपए ऊपर से भेजते थे तो गरीबों को अंत में जाकर 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए मिलता था। अगर एक व्यक्ति के लिए 100 रुपए भी भेजा जाता था तो वो अंत में पहुंचने तक 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ही बचा रहता था, बाकी बिचौलिए खा जाते थे। इसलिए ऐसा ना हो, इसी के लिए यह परिकल्पना लाई गई कि बैंकों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के खाते खोले जाएंगे। परिवार में किसी एक सदस्य का तो खाता होना ही चाहिए और उसी में सारी राशि को ट्रांसफर किया जाएगा ताकि जो बिचौलिए उनको खत्म किया जा सके। तो हर इस योजना के तहत ऋण, बीमा व पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। सेम जो मैंने बताया। प्रधानमंत्री जन धन योजना कैसे पिछली वित्तीय समावेशन योजना स्वाभिमान से अलग है? पहले जो वित्तीय समावेशन के लिए योजना चल रही थी उसका नाम था स्वाभिमान योजना। तो स्वाभिमान योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर जो है कि जो हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये आपका परिवारों के कवरेज पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि स्वाभिमान योजना गांव के कवरेज पर ध्यान केंद्रित करती थी। यानी
यहाँ पर क्या होता था, पहले ये जो स्वाभिमान योजना थी वो ये देखती थी कि कहाँ पे गांव की जनसंख्या जो है, नीचे हम पढ़ेंगे कि कहां कहां पर जो गांव की संख्या है, जनसंख्या है वो कितनी है। अगर जनसंख्या 2000 से अधिक है किसी भी गांव में तो वहां पर बैंक खोला जा रहा था। यानी ऐसे गांव जहां की जनसंख्या 2000 से अधिक है वहां पर ही पहले बैंकों को खोला जा रहा था और उस गांव के लोगों को उस बैंक में खाता खुलवाया जा रहा था। लेकिन जो हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना ये परिवार मूलक है, यानी यहाँ पर ये परिवार में ध्यान केंद्रित करती, यानी ये बोला है कि यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है कि 2000 से अधिक गांव में ही बैंक खुलेंगे। आपके हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक खोले जाने की परिकल्पना है, ताकि कोई व्यक्ति अपने 5 किलोमीटर के दायरे में ही किसी बैंक में जाकर बैंक खाता खोल सके। तो ऐसे यहाँ पर जो है हर परिवार का एक ना एक सदस्य के पास बैंक खाता हो, इस परिकल्पना के साथ प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ हुई है। जबकि जो आपकी पिछली स्वाभिमान योजना थी वो गांव की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड थी कि यहाँ पर कहीं 2000 से ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पर बैंक खोला जाएगा और उस वहां के आसपास के लोगों को बैंक में खाता खुलवाया जाएगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सीधा बोला गया कि हर परिवार के किसी ना किसी सदस्य के पास बैंक का खाता होना जरूरी है। अगला पॉइंट, यह योजना गांव व शहर दोनों क्षेत्र में कवरेज पर ध्यान देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्वाभिमान योजना गांव पर केंद्रित थी कि गांव की जनसंख्या 2000 से ज्यादा है तभी वहां बैंक खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका गांव और शहर दोनों के लिए वैलिड है। यानी गांव और शहर में हर 5 किलोमीटर में एक बैंक होना इसके अंतर्गत जरूरी किया गया है कि हर 5 किलोमीटर के अंतर्गत बैंक का निर्माण करवाए जा रहे हैं, बैंक खुलवाए जा रहे हैं और उस 5 किलोमीटर के परिधि में जो भी आपके पेरीमीटर में जो भी परिवार आ रहे हैं उनके बैंक खाते उस बैंक में खोले जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री जन धन योजना 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक जहां 5000 से 1500 परिवार रहते हो, यानी कहने का मतलब ये हर 5 किलोमीटर के दायरे में 1000 से 1500 कैपेसिटी होती है तो 1000 से 1500 कैपेसिटी में आपके बैंक होंगे ही। यानी 1000-1500 परिवार जहां पर रह रहे हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में वहां पे आपका हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक होना चाहिए। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक रहेगा ही, जहां भी, चाहे गांव हो या शहर हो, जहां भी 1000-1500 की परिवार रह रहे हैं, जहां भी, या आप ये बोल सकते हो हर 1000-1500 परिवार के लिए एक बैंक की व्यवस्था है या 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक होना चाहिए, ऐसी परिकल्पना प्रधानमंत्री जन धन योजना में चाहे गांव हो या शहर हो। अब इस योजना के लाभ देख लेते हैं। तो पहला लाभ, जन धन योजना के अंतर्गत मूलभूत बचत बैंक जमा खाता खुलवाया जाएगा। कौन सा खाता आपका जन धन योजना के अंतर्गत बैंकों में कौन से खाते खुलेंगे? मूलभूत बचत बैंक जमा खाता खुलवाया जाएगा। न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती, यानी जैसे आपके बैंक अकाउंट रहते हैं ना कि आपके अकाउंट में 2000 रुपए हमेशा रहनी चाहिए, इससे कम नहीं रख सकते। तो अगर आप जन धन योजना के अंतर्गत जो बैंक खाता खुलवा रहे हैं मूलभूत बचत बैंक जमा खाता, तो इसके लिए न्यूनतम सीमा नहीं है कि आपके बैंक खाते में इतने पैसे होना जरूरी है, ऐसी कोई सीमा नहीं होती। अगला पॉइंट, 10 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति का खाता खुल सकता है, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 10 वर्ष से अधिक है उसका जन धन योजना के अंतर्गत मूलभूत बैंक जमा खाता खुलवाया जा सकता है। अगला पॉइंट, रुपे डेबिट कार्ड होने पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का कवर मिलेगा। यानी अगर देखिए रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है, ये भी भारत सरकार का स्वयं का कार्ड है। देखिए पहले क्या होता था, अभी आप देखते हैं वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है, ये सब क्या है, मेस्ट्रो, ये सब जो है ये आपके विदेशी कंपनियों के कार्ड है, लेकिन जो भारत के स्वयं का कार्ड है वो है रुपे कार्ड। ठीक है, तो जैसे आप वीजा कार्ड पढ़ते हैं, मास्टर कार्ड होता है, वैसे ही आपका रुपे डेबिट कार्ड होता है। ये भारत सरकार ने 8 मई 2014 को रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाता खुलवाता और उसके पास रुपे डेबिट कार्ड है तो उसको प्रॉपर रूप से 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। रुपे डेबिट कार्ड 8 मई 2014 को लॉन्च हुआ है। अगला पॉइंट, जिन्होंने 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार खाता खुलवाया, यानी उनके पास पहले बैंक खाते नहीं थे, उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक खाता नहीं था, लेकिन वो इस तारीख के अंतर्गत 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच
अगर उसके परिवार में पहली बार किसी का बैंक खाता खुलवाया है तो 30,000 रुपए का उसको जीवन बीमा कवर मिलेगा, जिसके नाम पर बैंक खाता खुलवाया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि योजना की औपचारिक शुरुआत 28 अगस्त 2014 को ही है, लेकिन योजना का लाभ मिलना कब से चालू हो गया है? 15 अगस्त 2014 से, यानी इसके पहले की डेट से, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बताया था 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन शुरुआत 28 अगस्त हुई है। लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता दिवस था तो स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी घोषणा की गई थी, इसी के लिए जो ये डेट है ये 15 अगस्त से रखी गई है। यानी भले ही 28 अगस्त से योजना चालू हुई है, लेकिन उसके पहले भी 15 अगस्त को अनाउंस होने के बाद भी अगर किसी ने जन धन योजना के अंतर्गत, जैसे किसी ने भी मान लीजिए नॉर्मल आपका मूलभूत बचत बैंक जमा खाता भी खुलवाया है, तो यही माना गया कि वो जन धन योजना के अंतर्गत ही आएगा और उसको 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। अगला है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा परिवार की महिला सदस्य के नाम पर अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसको मिलती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में आपने 10,000 रुपए था, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए था और आपने क्या किया कि खरीदी 11,000 रुपए की कर ली। आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में था, लेकिन आपने 11,000 रुपए किसी को पे करना है, तो आप अपने बैंक अकाउंट से 11,000 रुपए पे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, तो जन धन योजना के अंतर्गत परिवार के जो महिला सदस्य के नाम पर खाता होगा तो उसके अकाउंट में पहले से ही 5,000 रुपए गवर्नमेंट जमा करेगी। 5,000 रुपए पहले से गवर्नमेंट जमा करेगी। अगर आपके पास मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का खर्चा करना है, 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आपने स्वयं डलवाया था, 5,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। अब आपको 11,000 रुपए खर्चा करना है, लेकिन आपके स्वयं की राशि कितनी है? 10,000 रुपए। तो 1,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो इस 5,000 में से आप ले सकते हैं, तो आपके पास 11,000 रुपए यहां से हो जाएगा। तो जो आप 1,000 रुपए यहां से एक्स्ट्रा ले रहे हो उसके लिए आपको एक ब्याज की राशि सहित उसको लौटाना पड़ेगा, अपने खाते में ही डलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट का है। लेकिन आपके बैंक खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसलिए दी गई है कि अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने पैसों से ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। कितना? 5,000 रुपए तक ज्यादा, और उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस पैसे को निकालेंगे और दोबारा आप जब उस बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे तो आपका जो ये राशि है, ठीक है, जो ये राशि है वो अपने आप कट जाएगा आपके अकाउंट से। क्लियर है? तो वो आपको याद रखना है, इसके लिए प्रॉपर एक बहुत सारे दिशा निर्देश है, उतना अपने को डीप में नहीं जाने, केवल मैं ये समझाने के लिए आपको ओवरड्राफ्ट समझाया था। यानी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट आपके अकाउंट में महिला सदस्य के नाम पर जिनका रहता है अकाउंट उनको देती है। परिवार के एक ही महिला के नाम पर हो सकता है वो अकाउंट, और उसमें 5,000 रुपए एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन आपको वो लौटाना पड़ेगा। जितना उससे पैसा लेंगे, 5,000 में से 1,000 ले, 2,000 ले, 3,000 रुपए ले, उतना आपको ब्याज सहित उसको लौटाना जरूरी है, नहीं तो आप ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे अगर आप उसको नहीं लौटा रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आपका कोई भी बैंक, कभी भी आप कहीं पर भी बैंक खाता नहीं खुलवा सकता, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। अब यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, जहां से आपके प्रधानमंत्री जन धन खाता कितने हैं, ठीक है। और हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है छत्तीसगढ़ को, उसमें एक बड़ा ब्लंडर कर दिया गया है कि उसमें जो बताया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 44 करोड़ बैंक खाते हैं जन धन योजना के अंतर्गत। भाई छत्तीसगढ़ की तो जनसंख्या ही 2,55,00,000 है, ठीक है। तो उसमें आप 44 करोड़ जो बैंक खाते हैं वो छत्तीसगढ़ में जन धन योजना के अंतर्गत खुल जाएंगे। भाई उसके पहले भी लोगों के पास खाते थे, सब जन धन वाले तो नहीं। तो याद रखिएगा, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया गया 44 करोड़ जन धन खाता खोला गया है, वो डेटा आपका भारत का है, ना कि छत्तीसगढ़ का है। उसमें लिख कर दिया राज्य में इतने खाते खोले गए हैं, राज्य में नहीं खोला गया है, पूरे भारत में। प्रधानमंत्री जन धन योजना जब से चालू है तब से उस समय तक जब इकोनॉमिक सर्वे बन रहा था तब तक 44 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके थे। लेकिन मैं आपको वो डेटा नहीं बताऊंगा, मैं आपको लेटेस्ट डेटा बताऊंगा। वो है 29 जून 2022 की स्थिति। 29 जून 2022 की स्थिति में भारत में कितने जन धन खाते खोले जा चुके हैं वो देखते हैं। तो 29 जून 2022 की स्थिति में भारत में जन धन खातों की संख्या है 45,89,32,822। 4589322822। रट के रखिए, पेपर में क्वेश्चन आता है।
कितने खाते हैं भारत में जनधन खाता कितना? 29 जून 2022 की स्थिति में, यानी योजना जब से प्रारंभ हुई है तब से 29 जून 2022 की स्थिति में जो डेटा है, भारत में कितने जनधन खाते खुले जा चुके हैं? 45,89,32,822 खाते हैं 29 जून 2022 की स्थिति में। और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 44,32,71,252 खाते ये भारत के हैं। क्लियर है? तो अगर नया डाटा पूछेगा तो आपको ये पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देगा तो ये देगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे में छत्तीसगढ़ में कितने खाते खुले ये नहीं दिया हुआ है, केवल भारत का जो लिखा है वो छत्तीसगढ़ के नाम पर लिख दे, लेकिन वो भारत का डेटा है, इसको याद रखिएगा। और एग्जैक्ट पूछा जाता है ना, ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितने जनधन खाते हैं। 29 जून 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने जनधन खाते हैं वो देख लेते हैं। वो है 1,61,40,135। याद करके रखिए ये क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ में जनधन खाते कब तक? 29 जून 2022 की स्थिति में 1,61,40,135। क्लियर है? जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं? 1,12,65,775 जनधन खाते हैं। 1,12,65,775 जनधन खाते हैं। शहरी क्षेत्र में कितने हैं? 48,74,360। 4874,360। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,61,40,135। याद कर लीजिए इस डेटा को, और आपके पेपर में ये दोनों डेटा में से एक के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं, यहां पर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना का बेसिक पार्ट खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? पहली बात, मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई है? 8 अप्रैल 2015 को। तो हमारे यहाँ जो गांव के जो उद्योग होते हैं, अधिकतर या शहरों में भी कुटीर उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, तो छोटे छोटे उद्योग क्या होते हैं, खोलने के लिए बैंक जो है ऋण बहुत कम देता है। ठीक है, तो अब बैंकों के माध्यम से मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण मिल सकता है। पहले ये ऋण मिलना बहुत मुश्किल होता था कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए, लेकिन मुद्रा योजना के माध्यम से कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों के लिए जो है बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आपने कुटीर उद्योग खोला और आपके ऊपर पहले से कोई ऋण है, यानी आपने कुछ सामान खरीदा होगा, तो उसको कहीं आप हो सकता है आप ऋण लेकर, पैसे उधार लेकर खरीदे हो, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको रीफाइनेंस भी मिलता है, पुनर्वित्त भी मिलता है। यानी आपने जो ऋण दिया है, ऋण को चुकाने के लिए भी आप मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा योजना जो है छोटे उद्योगों को ऋण देने के लिए, नाम पर ही देख लीजिए रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब क्या होता है? पुनर्वित्त। यानी ऋण के ऊपर भी ऋण दिया जा सकता है, यानी आपने पहले किसी से ऋण लिया है, उसको चुकाने के लिए भी मुद्रा योजना के अंतर्गत आप ऋण ले सकते हैं। या छोटे उद्योग, लघु उद्योग को चालू करने के लिए भी आप मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण ले सकते हैं। तो छोटे उद्योग को ऋण देने हेतु मुद्रा योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत ऋण को 3 स्तर में बांटा गया है: शिशु ऋण, किशोर ऋण और तरुण ऋण। याद रखिएगा, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ऋण 50,000 रुपए तक, यानी अगर आपको कोई नया उद्योग चालू करना है, कुटीर उद्योग, तो आप शिशु ऋण लेंगे तो आपको 50,000 रुपए तक का ऋण बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत देगा। किशोर ऋण, जब आपका उद्योग पहले से स्थापित है और उद्योगों को और आगे बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और वो पैसों की नीड 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आप 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। वो ऋण कहलाता है किशोर ऋण। ये भी बैंकों के माध्यम से मिलता है। इसके अलावा तीसरा ऋण होता है तरुण ऋण। ये थोड़ा मात्रा में ज्यादा होता है। अगर आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण चाहिए तो आप तरुण ऋण ले सकते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, मुद्रा योजना के अंतर्गत जो मैक्सिमम ऋण कितना मिल सकता है ये पूछा जाए तो आंसर है 10 लाख रुपए, क्योंकि आखिरी जो तरुण ऋण है वो 5 से 10 लाख रुपए है। तो अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है तो 10 लाख रुपए, न्यूनतम 50,000 से कम भी आप 5,000 रुपए ले सकते हो, 10,000, तो न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम 10 लाख रुपए फिक्स है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण लिया जा सकता है, तो 10 लाख रुपए। ऋणों को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी में, शिशु, किशोर और तरुण। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं शिशु ऋण के अंतर्गत कितना ऋण मिलता है? 50,000 रुपए, ठीक है, या 50,000 रुपए तक।
फिर पूछ सकता है किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक, तरुण ऋण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक। तो ये कैटेगरी भी आपसे पूछी जाती है। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको 3 चीज आज बताई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, रुपे कार्ड के बारे में भी बताया है और मुद्रा योजना। बैंकिंग मैंने सोचा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मेरे को पढ़ाना ही है, क्योंकि पेपर में वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं आपको पढ़ा दूंगा नाबार्ड वाला पार्ट और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लेटेस्ट डाटा उसके क्या है। फिर हमारा बैंकिंग पार्ट से जो भी क्वेश्चन है हमसे नहीं छूटने वाला, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।